बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो अपनी शादी वाले दिन भाग गया और भागने के बाद कैसे इसने हजारों मुसलमानों को सरेआम कत्ल करवाया और उनकी माओ बहनों के साथ ज्यादती करवाई और बाद में इंडिया का वजीर आजम बना। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को मूलचंद मोदी और हीरा बहन मोदी के घर में पैदा हुआ, जो कि इंतहाई गरीब फैमिली थी। नरेंद्र मोदी अपने 6 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर है। नाज़रीन, इंडिया दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें अभी भी जात पात की ऊंच नीच पाई जाती है। मसलन नरेंद्र मोदी गांची जात में पैदा हुआ और अगर कोई इंसान इस जात का हो तो इस जात के लोगों को पढ़ने और लिखने में काफी मुश्किल पेश आती है और इस किस्म के जात को बहुत निचले दर्जे का तस्वर किया जाता है। नरेंद्र मोदी जब थोड़े से बड़े हुए तो इनके घर के हालात बहुत खराब थे। अगर दिन का खाने को होता तो मालूम नहीं होता कि शाम को कहां से आना है और शाम को होता तो मालूम नहीं था कि दिन का कहां से आना है। मोदी ने घर के हालात को संभालने के लिए अपने वालिद के साथ रेलवे स्टेशन पर जाकर चाय बेचने लगा। मोदी सुबह बर्तन में चाय ले जाता और रेलगाड़ी में और रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों को चाय पिलाने लगा, लेकिन इसने भी घर का खर्चा नहीं चल रहा था। तो इसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर एक बस स्टैंड पर चाय का एक छोटा सा स्टॉल बना लिया। स्टॉल भी क्या था, एक छोटा सा चूल्हा, एक चाय बनाने वाला बर्तन और कुछ कप थे। हालात और जात पात की ऊंच नीच होने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने 1967 में अपने हाई स्कूल की तालीम वेदनगर से हासिल की, जहां पर इनके टीचर का कहना है कि ये एक नालायक स्टूडेंट था। मोदी नालायक था लेकिन सिर्फ पढ़ाई में। मोदी को तकरीरें करने का बहुत शौक था। मोदी थिएटर में बहुत जाया करता था। जब मोदी 8 साल का हुआ तो मोदी एक हिंदुओं की जमात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS में इंटरेस्ट लेने लगा। मोदी इसके बाद इसमें जाने लगा और वहां से ट्रेनिंग हासिल करने लगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि RSS हिंदुओं की एक जमात है। ये वो ही जमात है कि जब कोई कुर्बानी के दिन हिंदुओं की अम्मी जान को ज़बह करता है यानी गाय माता को, तो ये पार्टी RSS इस इंसान को मार देती है। RSS के हाथ बहुत से मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के दौरान मोदी की मुलाकात लक्ष्य मनरो इनामदार से, जो कि वकील साहब के नाम से थे, उनसे हुई। उन्होंने मोदी को RSS में एक जूनियर कैडेट बनाया और उसी के साथ वो मोदी के सियासी कामों में मेंटोर बन गए। यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान मोदी की मुलाकात बहुत से बीजेपी के पार्लियामेंट मेंबरान से भी हुई। मोदी की मंगनी मोदी के घर वालों ने बचपन में ही अपने रिश्तेदारों की एक लड़की यशोदा बहन से कर दी थी। एक रात जब मोदी RSS से ट्रेनिंग लेने के बाद घर वापस आए तो घर वाले बहुत खुश थे और उन्होंने मोदी को सरप्राइज दिया कि हम तुम्हारी शादी करने वाले हैं। मोदी ने उसी वक्त कहा कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं है और वो इससे शादी नहीं करेगा, जिसके बाद मोदी के वालिद ने इसकी जबरदस्ती अरेंज मैरिज करवाने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने नहीं माना और मोदी ने इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर दिया था। मोदी के इनकार की वजह से अब मोदी को दिन रात घर से बेइज्जत होना पड़ता था। इसको हर चीज पर दो दो बातें सुनाई जाने लगी तो इसने घर के हालात से तंग आकर घर छोड़ दिया। मोदी 2 साल तक घर से बाहर रहा और इस अरसे के दौरान मोदी बहुत से हिंदुओं के आश्रम गया। इसने 2 से 3 साल के दौरान इंडिया के बहुत से आश्रम का दौरा किया। 1970 में मोदी फिर वापस अपने घर वैदनगर चला गया। घर जाने के बाद घर वालों ने फिर वही सलूक रवा रखा। आखिरकार तंग आकर मोदी ने यशोदा बहन से शादी कर ली, लेकिन इसने कई सालों तक लोगों से ये बात छुपा कर रखी। शादी की बात मोदी ने 2014 के इलेक्शन जीतने के बाद की। 1971 की पाकिस्तान और इंडिया की जंग से पहले मोदी उस वक्त की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ रैली निकाल रहे थे, जिसकी वजह से उसको पुलिस ने पकड़ लिया। इनामदार, जो कि उसके RSS में ट्रेनर थे, उन्होंने इसको पुलिस से बचा लिया और इसके इसी जज्बे की वजह से इनामदार ने इसके मेंटोर बने थे। घर के हालात को चलाने के लिए नरेंद्र मोदी अपने चचा के पास चला गया, जहां पर वो एक बस स्टैंड पर एक कैंटीन पर काम करने लगा। कुछ अरसे तक इसने अपने चचा के साथ काम किया, लेकिन 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद इसने चचा के साथ काम करना छोड़ दिया और वो RSS के साथ मिलकर
आरएसएस की कैंपेन में जाकर प्रचार करने लगे। यहाँ पर भी वो इनामदार के साथ काम कर रहा था। 1971 में नरेंद्र मोदी आरएसएस का फुल टाइम वर्कर बन गया था। 1971 से लेकर 1985 तक नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के लिए बहुत सी कैंपेन में हिस्सा लिया। बहुत से मुसलमानों के साथ जुल्म सितम में मुलव्वस हुआ, जिससे आरएसएस ने इससे इम्प्रेस होकर इसको 1985 में बीजेपी, जो कि भारत की एक सियासी पार्टी है, में साइन करवा लिया। 1985 से लेकर 2001 तक इसने बीजेपी में छोटी मोटी पोजीशन संभाले रखी, लेकिन 2001 के बाद वो बीजेपी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बन गया। नरेंद्र मोदी अब कोई बड़ी पोस्ट चाहते थे और वो मौके की तलाश में थे। 2001 में ही नरेंद्र मोदी की किस्मत इस तरह जागी कि भोज में एक जल्जला आया, जिसके बाद वहां पर मौजूद उस वक्त के सीएम केशुभाई पटेल की सेहत खराब हो गई और इसके साथ साथ उनका इमेज भी लोगों के सामने बहुत खराब हो चुका था। तो 2001 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बना दिया। नरेंद्र मोदी गुजरात का सीएम तो बन गया, लेकिन उसका असल चेहरा भी उसी वक्त सामने आया। जो बच्चा मुसलमानों को कत्ल करवाने वाली और मुसलमानों की औरतों पर जुल्म करने वाली जमात आरएसएस के साथ रहा और अपनी आधी जिंदगी इस जमात के असूलों को अपनाता रहा, उसका कुछ तो असर होना था। मोदी के सीएम बनने के बाद आरएसएस को खुली इजाजत मिल गई कि वो जो कुछ चाहें गुजरात में करें। नरेंद्र मोदी भी उनके साथ हम पल्ला थे। 2002 में इस हिंदू पार्टी ने गुजरात में मुसलमानों पर तशद्दुद की शुरुआत की, जो कि 3 दिन तक रही। इसके बाद अगले 3 माह तक अहमदाबाद गुजरात में मुसलमानों पर तशद्दुद किया जाने लगा। इस वाक़े में हिंदुओं ने 790 मुसलमानों को सरेआम कत्ल किया। मुसलमानों की माओ बहनों के साथ सरेआम ज्यादती की जाने लगी, जिसके दौरान 110 मुस्लिम ख्वातीन गायब कर दी गई। छोटे छोटे बच्चों तक को इस जमात ने नहीं छोड़ा। इस इलाके में मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से बहुत ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से इन पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता रहा। आरएसएस ने 2002 में मुसलमानों के साथ जुल्म की इंतहा कर दी। मुसलमानों से इनकी जायदादें खो ली गईं और मुसलमानों को अपने ही घरों से बेघर कर दिया गया था। मुसलमान अपनी माओ बहनों को साथ लेकर दर बदर धक्के खा रहे थे। उनकी आवाज अल्लाह के अलावा कोई और सुनने वाला नहीं था। सैकड़ों मुसलमानों ने अपनी माओ बहनों के साथ खुदकुशी कर ली ताकि उनकी इज्जत सलामत रहे। इस दंगे फसाद में उन्होंने एक पूरी ट्रेन को आग लगा दी, जिसके दौरान 58 लोग जिंदा जलकर मर गए। जिसके बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइड किया गया। जब बात हद से बढ़ गई तो सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को अदालत में बुलवाया और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलवाया और उनको हुक्म दिया कि इस मुकम्मल वाक़े में देखें कि क्या नरेंद्र मोदी का कोई हाथ है या नहीं। लेकिन हमें मालूम है आरएसएस के हाथों पलने वाली अदालत ने क्या करना था। और जब इस स्पेशल टीम ने इन्वेस्टिगेशन अपनी मुकम्मल की तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का इसमें कोई दूर दूर तक हाथ नहीं है। हमें मालूम है होना भी यही था। हम इंडिया जैसे मुल्क से और तवक्को भी क्या कर सकते हैं, जो कश्मीर में अब भी दिन दहाड़े कत्लो गारत करता है और फिर शाम को मुकर जाता है। बहरहाल नरेंद्र मोदी का हिंदू होने और आरएसएस का मेंबर होने की वजह से वो बच गया। लेकिन इस वाक़े के बाद हिंदुओं ने मोदी को फुल सपोर्ट किया और हिंदुओं ने वैसे भी मोदी को सपोर्ट करना था, क्योंकि वो तो चाहते ही कोई ऐसा लीडर है जो मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटा दें। लेकिन हिंदुओं अभी मुसलमानों का जज्बा ईमानी नहीं जानते। अरे हम तो वो हैं जो जंगे बदर में बहुत कम होकर भी हजारों गैर मुस्लिमों को भगा सकते हैं। हम तो वो हैं जो 1965 की जंग में थोड़े से भी हों तो इंडिया को नानी याद दिला सकते हैं। बहरहाल मोदी 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात का सीएम रहा। 2014 के इलेक्शन में मोदी की पार्टी बीजेपी ने लोकसभा में बहुत भारी अक्सरियत से जीत हासिल की। इस इलेक्शन के जीतने के बाद नरेंद्र मोदी इंडिया का वज़ीर आज़म बन गया। लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद भी मोदी चाय वाला ही रहा। आते ही इंडिया की आवाम को बेवकूफ बनाने लग गया। आते ही सबसे बड़ा ये झूठ बोला कि हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। 3 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान में घुसकर 3 पौधे और 2 जड़ी बूटियां हलाक करने के बाद बोलता है कि हमने 315 दहशतगर्दों को मारा है। जब पाकिस्तान ने मर्दों की तरह घर में घुसकर मारा और 2 जहाज तबाह किए तो फिर कहने लगा कि हमने भी तो एक मारा है। इतने झूठ बोलने के बाद जब पूरी दुनिया और अवाम अपनी से ही लानत पड़ने लगी तो फिर कहने लगा कि चाय तो अच्छी बनी थी लेकिन दूध पानी वाला था।
यानी हमारे पास राफेल तैयारे नहीं थे, वरना हम पाकिस्तान को सबक सिखा देते। मोदी को लगता है कि जब मैं लोगों को चाय बनाकर पिलाता था तो लोग मुझे बेइज्जत करते थे और मैं चुप कर जाता था, तो इसने भी पाकिस्तान को अपने जैसे समझा और यही मोदी की सबसे बड़ी गलती थी। पाकिस्तान ने मोदी के मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा कि सारी जिंदगी अब मोदी आंख उठाकर नहीं देखेगा। पाकिस्तान की तरफ जिसने आंख उठाकर भी देखा तो याद रखना, पाकिस्तान आर्मी तो दूर की बात है, हमारे पठान ही तुम लोगों के लिए काफी हैं। तुम लोगों के पास जितनी ताकत है हमारे बच्चे सुबह को पोटी करते ही लगा देते हैं। नाजरीन, इस चाय वाले से अपने प्यार का इजहार जरूर कीजिएगा, आपको फुल इजाजत है। जो कुछ चाहे लिखें, लेकिन अपनी ISI और पाकिस्तान आर्मी से दिल से 2 अल्फाज जरूर लिखिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।